रहने के बाद ढेर सारी शॉपिंग बैग से लदी नेहा अपने 6 वर्षीय बेटी के साथ जूस पीने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। बहुत देर से वो शॉपिंग कर रही थी तो थक भी गई थी और उसे थोड़ी भूख भी लग गई थी। बेटी स्नेहा भी पिछले 3 घंटों से उसके साथ घूम रही थी तो वो भी थक चुकी थी। आज नेहा ने अधिकतर शॉपिंग भी अपने लाडली बेटी के लिए ही किया था। कपड़े, खिलौने, नए शूज और भी ना जाने क्या क्या खरीदा था उसने स्नेहा के लिए। फिर कुछ अपने काम की चीजें ली और नितिन यानी अपने पति के लिए कुछ ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए भी एक स्मार्ट टी शर्ट ले ली, एक परफ्यूम भी लगे हाथ ले ही लिया। हालांकि उन दोनों की जीवन में प्रेम की मधुर सुगंध पहले से ही बिखरी हुई है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे उपहार उस सुगंध को और भी गहरा कर देते हैं। नितिन के बारे में सोचते ही नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। 7 साल हो गए हैं उनकी शादी को, लेकिन आज भी बिहान उसे उतना ही प्यार करता है जितना शादी के शुरुआती दिनों में करता था। इस मामले में नेहा खुद को बेहद किस्मत वाली मानती है। नितिन ने ही स्नेहा जैसी प्यारी बेटी देकर उसे परिपूर्ण कर दिया था। प्यार से स्नेहा का हाथ थामे वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक जाने पहचाने चेहरे पर नजर पड़ते ही वो चौंकी। सामने से लगभग उसी की उम्र की एक युवती आ रही थी। नेहा को अधिक जोर नहीं देना पड़ा अपनी याददाश्त पर और उसने पहचान लिया कि ये तो वही निशा थी। और पहचानती भी कैसी नहीं, जरा भी फर्क नहीं पड़ा था उसके चेहरे में। ठीक वैसे ही तो दिख रही थी जैसी कॉलेज के दिनों में दिखती थी। अरे ईसा, तू कैसी है? कितने सालों के बाद मिल रही है। जैसे ही ईसा थोड़ा पास आई, नेहा उत्साह से उसकी ओर हाथ हिलाकर बोली, मैं ठीक हूँ नेहा, तुम कैसी हो? ईसा भी अचानक अपने सामने नेहा को देखकर खुश हो गई। वो भी हाथ में खूब सारे शॉपिंग बैग्स थामे हुए थी। शायद खरीदारी करने के बाद वो भी रेस्टोरेंट में ही जा रही थी। कहाँ जा रही है? शॉपिंग हो गई क्या तेरी? नेहा ने पूछा। हाँ यार, हो गई, थक गई थी तो सोचा जूस पी लूं, फिर जाती हूँ, ईसा ने बताया। फिर पूछा, अरे तू, तेरी शॉपिंग हो गई? हाँ, मैं भी जूस पीने ही जा रही थी। चलना जूस पीते हैं, साथ ही बातें भी हो जाएगी। कहते हुए नेहा स्नेहा का हाथ थामे रेस्टोरेंट में चली आई। ईसा भी उसके साथ ही अंदर आ गई। अंदर का वातावरण बहुत भला था, अच्छी ठंडक थी। दोनों एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गई और अपने शॉपिंग बैग दीवार के सहारे टिका दी। 2-4 टेबलों के ऊपर कुछ युवा जोड़े बैठे हुए अपनी दुनिया में खोए हुए थे। तू वैसी की वैसी ही है यार, जैसी 8 साल पहले थी। उम्र तो तुझे जरा भी छू नहीं पाई है, नेहा ने प्रशंसात्मक स्वर में बोला। थैंक्स। ईसा के कपालों पर लाली छा गई। और बता, कब आई यहाँ, कहाँ रहती है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। 1.5 साल हो गया है। जिस कंपनी में जॉब करती थी उसने एक ब्रांच यहाँ खोली है, तो मेरा ट्रांसफर यहाँ कर दिया गया, तब से यही हूँ, ईसा ने बताया। तू 1.5 साल से यहाँ है और मुझे पता भी नहीं, नेहा ने कहा। सॉरी यार, मेरे फ़ोन में से सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए तो किसी से संपर्क ही नहीं रहा, पर अच्छा हुआ आज तू मिल गई, ईसा खुश होते हुए बोली। हाँ यार, मन की बातें तो दोस्तों के साथ ही साझा करने में मज़ा आता है। अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गई है, तेरा साथ हो जाएगा। नेहा भी खुश थी कि चलो कोई तो पुरानी सहेली मिली जिससे दिल की बातें कर सके। नेहा और ईसा 5 साल तक एक ही कॉलेज में साथ पढ़ी थी। दोनों बहुत पक्की सहेलियाँ तो नहीं थी, लेकिन अच्छी दोस्ती थी। नेहा थोड़ी गंभीर प्रकृति की पारिवारिक लड़की थी, वही ईसा तितली सी उड़ने वाली खुले स्वभाव की बंधन मुक्त लड़की थी, जो बहुत आज़ाद ख्यालों की थी, लेकिन दिल की अच्छी थी। और बता, क्या क्या शॉपिंग की आज? बैग तो ढेर सारे दिख रहे हैं, लगता है जमकर जीजा जी की जेब खाली की गई है। ईसा ने
ढेर सारी सामान से भरे बैग को देखकर हंसते हुए बोली, हाँ आज तो खूब खरीदारी की है, लेकिन अपने लिए नहीं, स्नेहा और नितिन के लिए। नेहा बता ही रही थी कि इतने में वेटर आ गया। नेहा ने 2 ग्लास मिक्स फ्रूट जूस और स्नेहा के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। स्नेहा के बैग से उसकी मनपसंद कार निकालकर खेलने के लिए दे दी। वो कार से खेलने में मगन हो गया। वो तो क्या क्या लिया? जीजू के लिए। ईसा शरारत से मुस्कुराई। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक टी शर्ट पसंद आई तो ले ली और नितिन की पसंद का एक परफ्यूम। नेहा ने बताया और साथ ही पूछा, तू अपने बारे में बता ना कुछ। जीजा जी क्या करते हैं? तेरी ही कंपनी में है क्या? बच्चे कहाँ है? कितने साल हुए शादी को? अरे बाप रे बाप, इतने सारे सवाल। तूने तो सवालों की राइफल ही तान दी मुझ पर। मैंने शादी नहीं की है यार। तू तो जानती है मैं बंधन पसंद नहीं करती, स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। ये परिवार का झंझट मुझसे नहीं होता। ईसा बोली, परिवार तो सबके लिए जरूरी है, यूँ अकेले जीवन नहीं काटा जा सकता। ईसा, शादी तो हमें एक मजबूत नींव प्रदान करती है जिस पर हम अपने सपनों का घर बनाते हैं। फिर बच्चे भी तो जरूरी है, उनसे ही तो जीवन की रौनक होती है। नेहा ने उसे समझाया, भाई मुझसे तो ये सब होगा नहीं। मैं किसी के इशारों पर नाचने वाली गुलाम बनकर नहीं रह सकती। मैं किसी की सेवा टहल नहीं कर सकती। मैं तो स्वतंत्र रहना ही पसंद करती हूँ। ईसा मस्ती से बोली, किसने कहा कि शादी का मतलब किसी के इशारों पर नाचना होता है या किसी की गुलामी होती है? ये तो एक खूबसूरत बंधन है जिसमें हमें भी तो अपना सुख दुख बांटने वाला, परवाह करने वाला साथी मिलता है। आज नहीं तो कल एक साथी की जरूरत तो तुझे भी पड़ेगी ना। सारा जीवन यूँ अकेले तो कट नहीं सकता। नेहा का मन उसकी बातें सुनकर थोड़ा उचट गया था। साथी की क्या ज़रूरत है यार, मेरा बॉस बिहान मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखता है। ना पैसे की कमी है ना किसी दूसरी बात की। पता है, एक शानदार प्लॉट लेकर दिया है उसने मुझे, और आज शॉपिंग करने के लिए पैसे भी उसने ही दिए हैं। डायमंड इयररिंग्स लिए हैं मैंने आज, ईसा ने बेझिझक बताया। तभी वेटर जूस के ग्लास और आइसक्रीम का कप टेबल पर रख गया। नेहा ने स्नेहा को आइसक्रीम दी। तू बोल्ड है शुरू से, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि ऐसा नैतिक सम्मत ठीक नहीं है? बिहान क्या आगे तुझसे शादी करेगा? नेहा का मन खिन्न हो गया था। वो तो पहले से ही शादीशुदा है और वैसे भी मुझे भी कहाँ शादी करनी है उससे। ईसा लापरवाही से जूस के घूंट भरती हुई बोली, क्या शादीशुदा है? तू जानती भी है ये क्या खिलवाड़ कर रही है तू अपने जीवन से? नेहा चौंक कर बोली, छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है? ईसा लापरवाही से बोली, फर्क पड़ता है ईसा, बहुत फर्क पड़ता है। मेरे सिर पर छात है और तेरे सिर पर छाता। घर परिवार छात के नीचे बनता है, छाते के नीचे नहीं। तेज हवा में छाता उड़ जाता है लेकिन छत नहीं उड़ती। अभी जीवन की कठोर वास्तविकता से तेरा सामना नहीं हुआ है। अभी सब नीली रोमानियत की कहानी लग रही है। क्या फर्क पड़ता है तेरे और मेरे जीवन में? रिश्ते में प्यार तो प्यार है। मैं और बिहान एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। बिहान के साथ जिंदगी बेहद सुकून से बीत रही है, बेहद खुशहाल मस्ती भरी। बिहान हर प्रॉब्लम में छाता बनकर ढक लेता है मुझे, बस और क्या चाहिए? ईसा उसी लापरवाही से बोली, रिमझिम फुहारों के नीचे तुझे छत के नीचे ही रहना रोमांचकारी लग रहा है, लेकिन जिस दिन तूफान आएगा और छाता उड़ जाएगा ना, उस दिन तुझे पैर टिकाने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। नेहा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। थोड़ी देर पहले ही पुरानी सहेली से मिलने का जो उत्साह उसके मन में था वो बुझ चुका था। ईसा के मना करने के बाद भी नेहा ने वेटर को बुलाकर जूस और आइसक्रीम के पैसे चुका दिए और स्नेहा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई।
ईसा हतप्रभ सी थोड़ी देर वही बैठी रही, फिर मुंह पिचका कर बाहर आकर एक टैक्सी पकड़कर अपने फ्लैट पर चली आई। ये शहर के एक फैशन इलाके का 3 बेडरूम वाला सर्व सुविधा युक्त आधुनिक तरीके से सुसज्जित आरामदायक फ्लैट था जो संजय ने उसे तोहफे में दिया था। ईसा की अपनी तनख्वाह वो इतनी नहीं थी कि वो ऐसी आरामदायक और चकाचौंध भरी जिंदगी जी सकती। यहाँ नौकर चाकर और सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी और बिहान के साथ हर रात रंगीन उस वार्डरोब में एक महंगी और आधुनिक ड्रेसेस टंगी थी। ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में महंगी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी थी जो उसके जन्मदिन पर या वैलेंटाइन डे पर बिहान ने उसे गिफ्ट की थी। कुल मिलाकर वो जिंदगी के पूरे मजे लूट रही थी और क्या चाहिए जीने के लिए, ना कोई जिम्मेदारी ना फालतू झंझट। ईसा की यही सोच थी कि पूरी जिंदगी बस ऐसे ही चैन और आराम से गुजर जाए। वो जीवन की रंग रंगलियों में ही खोई रहने वाली लड़की थी। क्या हुआ अगर बिहान शादीशुदा है और उसे अपने परिवार को भी समय देना पड़ता है, लेकिन ऑफिस में तो दिन भर दोनों आसपास रहते हैं। मौका मिलते ही बिहान उसे अपने केबिन में बुला लेता है और हफ्ते में कम से कम 3 रातें तो उसके साथ ही गुजरता है। फिर टूर पर ही तो साथ ले जाता है उसे अक्सर ही। 3 साल से वो बिहान से प्यार करती है और वो उससे और भला क्या चाहिए। ईसा को फिर से नेहा की बातें याद आ गई, लेकिन उसने उन्हें दिमाग से झटक दिया। नौकर उसके लिए चाय बना लाया और रात के खाने में उसकी पसंद पूछने लगा। ईसा अपने भाग्य पर इतलाती चाय का कप लेकर बैल्कनी में आ बैठी। वो आराम से कुर्सी पर पसर कर गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रही है और वहाँ नेहा बेचारी पति और बच्चों की फरमाइश पूरी करती रात के खाने की तैयारी में जुटी होगी। और ईसा व्यंग्य से मुस्कुरा दिया। कहा ईसा की हाई प्रोफाइल लाइफ और कहा नेहा की वो मध्यम वर्गीय कोल्लू के बेल जैसी गृहस्थी की चक्की में पिसती जिंदगी। इधर अपने घर लौटती नेहा ईसा की बातों से व्यथित थी, लेकिन उसके लौटने तक नितिन के घर आने का समय हो चला था। सामान रखकर उसने फटाफट चाय चढ़ा दी गैस पर और स्नेहा के कपड़े बदलवा कर हाथ मुंह धो दिए। खुद भी चेंज करके फ्रेश हो गई। थोड़ी ही देर में नितिन भी आ गया। नेहा अपनी और नितिन की चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और चाय पीते हुए बड़े उत्साह से लाया हुआ सामान उसे दिखाने लगी। स्नेहा भी अपने कपड़े और खिलौने दिखाने लगी। दोनों की खुशी देखकर खुश था। दिन तेजी से बीत रहे थे। अपने परिवार में कब का भूल चुकी थी। ईसा से मिले हुए भी उसको 2 साल बीत चुके थे। एक दिन घर के लिए किराने का सामान लेने वो सुपरमार्केट गई। घर पर नितिन के माता पिता अर्थात नेहा के सास ससुर आए हुए थे, तो स्नेहा को घर पर ही छोड़ आई थी। यूं ही वो अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश रहती थी। नेहा भी निश्चिंत होकर सामान लेने आ गई। परिवार का यही तो सुख और सुरक्षा है। ट्रॉली भर सामान लेने के बाद नेहा बिलिंग के लिए काउंटर देखने लगी, तो एक काउंटर पर भीड़ कम देखकर वो उसी लाइन में लग गई। जब नेहा की बारी आई तो बिलिंग करने वाली लड़की को देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। वो लड़की भी नेहा को देखकर पका गई थी। नेहा ने उसे गौर से देखा। हाँ, वो ईसा ही थी, लेकिन इतनी बदल गई थी। शरीर बेढौल हो गया था, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी और अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही थी। आंखों के नीचे काले घोरे पड़े थे। बीमार भी लग रही थी। वो सिर झुकाकर चुपचाप बिलिंग करती रही। जब सारा सामान का बिल बन गया तो नेहा ने पैसे चुकाए और ईसा से साथ आने को कहा। ईसा ने चुपचाप उसकी बात मान ली और काउंटर पर एक दूसरी लड़की को बिठाकर नेहा के साथ चली आई। दोनों पास की एक कॉफी शॉप में आ गई। नेहा ने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। तू यहाँ कैसे ईसा?
वो भी इस हाल में, ऐसी मामूली नौकरी में। तेरे वो हाई प्रोफाइल महंगे आधुनिक कपड़े और वो डायमंड इयररिंग्स कहाँ गए? नेहा ने चुपते स्वर में पूछा। बस कर नेहा, मैं पहले ही किस्मत की मार खा चुकी हूँ। ईशा की आंखें छलछला आई। क्या हुआ? बिहान कहाँ है और तेरा ये हाल कैसे हुआ? नेहा ने थोड़ा नरम होते हुए पूछा। बिहान अब मेरे साथ नहीं रहता, उसने मुझे छोड़ दिया है, मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। मैं भी मेरे काम में इतनी खामियां लिखी दी कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिली। आखिर बड़ी मुश्किल से मुझे यह नौकरी मिली। पहली नौकरी मेरी सुंदरता की वजह से बिहान ने मुझे दी थी, अब वो बात रही नहीं। तो ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी तुम दोनों के बीच। नेहा ने कॉफी का घूंट भरते हुए पूछा। मैं तो यही समझती थी, लेकिन 2 साल पहले बाथरूम में मेरा पैर फिसल जाने से मेरे पैर की हड्डी टूट गई और साथ ही गिरने की वजह से मेरा गर्भपात भी हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। उसी समय इलाज के दौरान किसी दवाई के रिएक्शन से मेरी ये हालत हो गई। बस तभी से बिहान का रवैया मेरे प्रति अचानक से बदल गया। मुझे अस्पताल में ही एडमिट करवाकर 8-10 दिन बाद से उसने मेरी खोज खबर लेनी बंद कर दी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने ही मेरी देखभाल। बिहान के बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। बिहान ने फोन पर मुझे ब्लॉक कर दिया। दूसरे के फोन पर वो मेरी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देते हैं। 2 महीने बाद जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो बिल भरने में ही मेरी ना सिर्फ जमा पूंजी खत्म हो गई, बल्कि मेरी चेन वो अंगूठी भी बिक गई। जब मैं अपने प्लॉट पर पहुंची तो मेरे ही नौकरों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। एक नौकर जो थोड़ा भला आदमी था, उसने बताया कि बिहान ने ये प्लॉट मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसी लड़कियों के लिए रखा था। मुझसे पहले भी वहाँ 2 लड़कियाँ रह चुकी थी, जिनसे मन भर जाने के बाद बिहान ने मुझे रखा। मेरे बाद उसने दूसरी लड़की को अपने जाल में फंसाकर वहाँ रखा हुआ था। वो नौकर भी उसी के आदमी थे, इसीलिए किसी लड़की को कुछ नहीं बताते थे। ईशा ने 2 घूंट पानी दिया और आगे बोली। मुझे ना उसने कपड़े लेने दिए ना और कुछ सामान। मेरे पुराने कपड़े वो बैग में भरकर पहले ही अस्पताल पहुंचा चुका था। अब वही कपड़े और इयररिंग्स उसने किसी दूसरी लड़की को दे रखी है। तो अब तू रहती कहाँ है? नेहा ने पूछा। एक परिवार के यहाँ ऊपर एक छोटा सा कमरा ले रखा है किराए पर, वही रहती हूँ, ईशा ने बताया। अपने घर क्यों नहीं चली जाती वापस? नेहा बोली। किस मुंह से जाऊँ? 3 साल पहले बिहान के कारण उनसे रिश्ता तोड़ रखा था, उनकी उपेक्षा की। तू सच कहती थी नेहा, छत और छाते में बहुत फर्क होता है। जरा से तूफान में बिहान नाम का वो छाता तपाक से उड़ गया। यही अगर मेरे सिर पर छात होती तो क्या मेरा पति, मेरा परिवार मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर चला जाता? ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। काश तू ये बात पहले ही समझ गई होती कि घर छत के नीचे बसते हैं, छाते के नीचे नहीं। आप भी कुछ नहीं बिगड़ा। माता पिता अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, उनसे माफ़ी मांग ले और घर लौट जा, पिछला सब भूल जा। मुझे विश्वास है जल्दी ही एक छत के नीचे तेरा भी घर बस जाएगा। एक छत तो होगी ज़रूर तेरे नाम की ही। नेहा ने उसकी हथेली थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया। नेहा की बातों ने ईशा के दर्द पर मरहम का काम किया। गर्म कॉफ़ी पीते हुए अब वो खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। छाते के उड़ जाने के दर्द से उभरकर अब उसकी आंखों में एक छत की उम्मीद झिलमिला रही थी।